नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के एक बहुत ही खास जिले अल्मोड़ा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। ये वो जगह है जिसे अक्सर कुमाऊं का सांस्कृतिक दिल कहा जाता है। हमारे पास जो जानकारी है, जैसे जिला दर्शन दस्तावेज और कुछ और चर्चाएं, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। जी। तो सवाल यही है कि अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी या फिर ताम्र नगरी क्यों कहते हैं, और ये चंद राजाओं की इतनी अहम राजधानी कैसे बनी। चलिए इसी कहानी से शुरू करते हैं। जरूर। अल्मोड़ा की कहानी सिर्फ पहाड़ों या नदियों की नहीं है। ये कुमाऊं के इतिहास का एक बहुत अहम केंद्र रहा है। इसकी पहचान जुड़ी है राजवंशों से, संस्कृति के उतार चढ़ाव से और समय के साथ जो बदलाव हुए उनसे। अगर इतिहास देखें तो चंदवंश की राजधानी तो पहले चंपावत में थी। हाँ बिल्कुल। फिर राजा भीष्मचंद ने अल्मोड़ा के पास वो खगमरा किला बनवाया और कोशिश की कि राजधानी यहाँ ले आए। अच्छा। हाँ, वो एक तरह से शुरुआत थी। लेकिन राजधानी पूरी तरह से जो अल्मोड़ा आई वो 1563 में राजा बालो कल्याण चंद तृतीय के समय में आई। अच्छा, बालो कल्याण चंद जी, उन्होंने ही लाल मंडी किला भी बनवाया था। तो ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये एक सामरिक और राजनीतिक फैसला भी था उस समय का। इसी ने अल्मोड़ा को कुमाऊं का शक्ति केंद्र बनाया। इसके नाम को लेकर भी कई बातें सुनने में आती हैं। कहते हैं कि कल्याण चंद ने इसे आलमनगर नाम दिया था, शायद मुगलों के असर की वजह से। हाँ, ऐसा उल्लेख मिलता है और बाद के कुछ ताम्रपत्रों में राजपुर या राजापुर नाम भी मिलता है। तो अलग अलग स्रोत थोड़ी अलग अलग बातें बताते हैं, पर हाँ, ये चंद राजाओं का बसाया और सवारा हुआ शहर था। 1568 में कल्याण चंद द्वारा बसाने का भी उल्लेख मिलता है अल्मोड़ा वेबसाइट पे। थोड़ा विरोधाभास सा लगता है। हाँ, तिथियों में थोड़ा बहुत अंतर अलग अलग स्रोतों में मिल जाता है, लेकिन मोटा मोटी समय वही है, 16वीं सदी का मध्य। और ये किले जैसे खगमरा, लाल मंडी, ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये उस दौर की जो सुरक्षा चिंताएं थीं, प्रशासनिक जरूरतें थीं, उनको दिखाते हैं। सही कहा। शासकों ने इसे सोच समझकर एक राजधानी के तौर पर विकसित किया। लेकिन चंदों का राज भी हमेशा नहीं रहा, फिर गोरखा आ गए। हाँ, 1790 में हवालबाग के मैदान में लड़ाई हुई थी, जिसमें राजा महेंद्र चंद हार गए और कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हो गया। गोरखा शासन का दौर कैसा रहा? वो दौर थोड़ा छोटा था, लेकिन उसने अपनी छाप छोड़ी। फिर 1815 में अंग्रेज आ गए और उसके साथ ही अल्मोड़ा के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। हाँ, प्रशासनिक सुधार और कुछ आधुनिक विकास का दौर। बिल्कुल। अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ काफी बदलाव हुए, जैसे 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका बनी। जी हाँ। और 1891 में इसे जिले का दर्जा मिल गया। सही। शिक्षा के लिए भी काम हुआ। रैमजे कॉलेज बना, जो पहले मिशन स्कूल था शायद। हाँ, 1850 में मिशन स्कूल के तौर पे शुरू हुआ। फिर 1871 में रैमजे कॉलेज बना। इसके अलावा जेल भी बनी 1816 में, अल्मोड़ा टाउन स्कूल 1907 में और पोस्ट ऑफिस 1905 में। अच्छा। तो ये सब संस्थाएं जो थीं, वो ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा थीं। इन्होंने अल्मोड़ा को एक आधुनिक प्रशासनिक केंद्र का रूप दिया। ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा अल्मोड़ा के भूगोल को समझते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, किन जिलों से घिरा है? हाँ, अल्मोड़ा के पड़ोसी जिले 6 हैं: पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल। 6 जिले, मतलब काफी सेंट्रल लोकेशन है कुमाऊं में। बिल्कुल। और एरिया करीब 3139 वर्ग किलोमीटर का है। और नदियां, सुना है कोसी और सुयाल नदियां बहुत खास हैं यहाँ। जी हाँ, अल्मोड़ा शहर तो इन्हीं 2 नदियों कोसी और सुयाल के बीच में बसा हुआ है। और एक और मुख्य नदी है पश्चिमी रामगंगा, जो दूधातोली रेंज से निकलती है, वो भी यहीं से बहती है। अच्छा, और इनकी सहायक नदियां भी होंगी? हाँ, कई हैं। जैसे गगास नदी है, वो भिकिया सैंड में रामगंगा से मिल जाती है। और सुयाल नदी, जिसका जिक्र हमने किया, वो ख्वारब नाम की जगह पर कोसी नदी से मिलती है। और सुयाल नदी का एक और महत्व है, शायद प्रागैतिहासिक स्थल से जुड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल सही। सुयाल नदी के किनारे ही उत्तराखंड का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है, लाखू उड़ियार, यानी लाखू गुफा। अच्छा, हम इस पर बाद में और बात करेंगे। कोई ताल वगैरह भी है अल्मोड़ा में? हाँ, एक ताल का जिक्र आता है, तड़ाक ताल। ये चौखुटिया के पास है। कहते हैं कि इसमें पानी निकालने के लिए 5 सुरंगें थीं कभी, जिनमें से 3 अब बंद हो चुकी हैं। दिलचस्प। देखिए, ये नदियां और ताल सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, इन्होंने यहाँ की बसावट, खेती और संस्कृति को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया है। और जैसे मैंने कहा, सुयाल नदी के किनारे हजारों साल पुरानी गुफा चित्रकारी का मिलना,
ये दिखाता है कि ये इलाका प्राचीन काल से ही मानव गतिविधि का केंद्र रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब अल्मोड़ा की कुछ खास जगहों और मंदिरों की तरफ चलते हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले रानीखेत का नाम आता है। हाँ, रानीखेत। कहते हैं इसका पुराना नाम झूलादेव या ऑकलैंड हिल्स था। अच्छा जी, लेकिन जो आधुनिक रानीखेत हम देखते हैं उसकी नींव 1869 में सर हेनरी रैमजे ने रखी थी। और ये सिर्फ हिल स्टेशन नहीं है, इसका सामरिक महत्व भी है। बिल्कुल। 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से यहीं शिफ्ट किया गया था और इसकी अपनी छावनी परिषद भी है जो 1869 में ही बन गई थी। और वो अमेरिकी जज वाली बात, हाँ, विलियम डगलस ने इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन कहा था। हाँ, ऐसा कहा जाता है। शायद उन्हें यहाँ की शांति और सुंदरता बहुत पसंद आई होगी। रानीखेत के पास ही ताड़ी खेत है जहाँ गांधी कुटिया है। हाँ, सुना है। और चौबटिया, वो तो फलों के बागानों के लिए मशहूर है ना? जी हाँ, चौबटिया को फलोद्यान का देश यानी ऑर्चर्ड कंट्री भी कहते हैं। वहाँ फल संरक्षण और शोध केंद्र भी है। रानीखेत की बात हो गई, अब जरा द्वाराहाट की तरफ चले। इसके तो कई उपनाम हैं। हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, कुमाऊं का खजुराहो। इतने सारे उपनाम, जरूर कोई खास बात होगी। हाँ, ये उपनाम दरअसल यहाँ के मंदिरों की भव्यता और उनके धार्मिक महत्व को दिखाते हैं। यहाँ मंदिरों के कई समूह हैं। कचहरी समूह, मनिया समूह, रत्नदेव समूह। अच्छा। इनमें गुज्जर देव मंदिर सबसे बड़ा माना जाता है और ये मंदिर हमें कत्यूरी राजाओं के समय की कला और वास्तुकला की एक झलक देते हैं। कत्यूरी चंदों से पहले यहाँ राज करते थे, करीब 11वीं-12वीं सदी में। तो ये काफी पुराने मंदिर हुए। जी हाँ। और द्वाराहाट के पास ही एक और जगह है, विभांडेश्वर। उसे उत्तर का काशी कहते हैं। उत्तर का काशी। हाँ, और यहीं पर विषुवत संक्रांति पर स्यालदे बिखौती मेला लगता है। इस स्यालो बिखौती क्या होता है? स्यालदे बिखौती दरअसल 2 अलग-अलग त्योहारों का संगम है जो बैसाख के महीने में, मतलब अप्रैल के मध्य में आते हैं। ये कृषि से जुड़े त्योहार हैं। बिखौती विषुवत संक्रांति के दिन मनाया जाता है और ये मेले स्थानीय संस्कृति परंपराओं को जिंदा रखने का एक जरिया है। उत्तर का काशी जैसा नाम मिलना ये विभांडेश्वर के गहरे धार्मिक महत्व को दिखाता है। समझ गई। अब कुछ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों की बात करते हैं। कटारमल का सूर्य मंदिर सुना है बहुत खास है। हाँ, ये अल्मोड़ा के पास है। इसे कत्यूरी राजा कटारमल देव ने बनवाया था और ये उत्तराखंड की जो अपनी वास्तुकला शैली है उसका एक बेहतरीन नमूना है। भगवान सूर्य को समर्पित है ये मंदिर, जिन्हें बड़ादित्य भी कहते हैं। और इसकी सबसे खास बात क्या है? वो थे इसके लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे। कहते हैं बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती थे, इतने कि अब वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं। अच्छा, ये तो वाकई खास बात है। मंदिर के पास ही रणचंडी मंदिर भी है शायद। जी हाँ, उसी परिसर के पास है। और चितई गोलू देवता मंदिर, हाँ। वहाँ चिट्ठियां लिखने की परंपरा है। हाँ, गोलू देवता को कुमाऊं में न्याय का देवता माना जाता है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि यहाँ मंदिर में चिट्ठी या अर्जी लगाने से उनकी मुरादें पूरी होती हैं, उन्हें न्याय मिलता है। ये स्थानीय लोक आस्था का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। वैसे गैराट गोलू देवता मंदिर भी अल्मोड़ा में ही है। अच्छा, और जागेश्वर मंदिर समूह, उसे 5वां धाम भी कहते हैं। हाँ, जागेश्वर ये जटागंगा नदी के किनारे बसा है। यहाँ करीब 124 छोटे बड़े मंदिर हैं। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। 124? जी, इसे सिर्फ मंदिरों की संख्या की वजह से नहीं, बल्कि इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से 5वां धाम भी कहा जाता है। यहाँ कौन से प्रमुख मंदिर है? यहाँ महामृत्युंजय मंदिर है जो सबसे प्राचीन माना जाता है। जागन्नाथ मंदिर, कुबेर मंदिर, पंचकेदार, दंडेश्वर मंदिर हैं। दंडेश्वर मंदिर सबसे विशाल है। दीनदेश्वरा मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण भी कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने करवाया था। पास में ही वृद्ध जागेश्वर और पुष्टि माता मंदिर भी हैं। ये शैव मत का एक प्रमुख केंद्र रहा है। और अल्मोड़ा शहर में जो नंदा देवी मंदिर है, उसका भी कुछ इतिहास है शायद। हाँ, नंदा देवी को कुमाऊं की इष्ट देवी माना जाता है। कहानी यह है कि राजा बाज बहादुर चंद 1671 में गढ़वाल से मूर्ति लाए थे और उन्होंने इसे मल्ला महल में स्थापित किया था। मल्ला महल जो अब कलेक्ट्रेट है। जी हाँ। बाद में 1815 के आसपास ब्रिटिश कमिश्नर थे ट्रेल। उन्होंने मूर्ति को वर्तमान पर्वतेश्वर मंदिर परिसर में स्थापित करवाया। तो इस मंदिर का इतिहास चंद राजाओं और ब्रिटिश काल दोनों से जुड़ा हुआ है। आज वहां 3 देवालय हैं परिसर में। इनके अलावा भी तो बहुत सारे मंदिर हैं अल्मोड़ा में, जैसे कसार देवी मंदिर का नाम सुना है, कश्यप पहाड़ी पर।
हाँ, कसार देवी मंदिर है, वो अपनी गुफानुमा संरचना के लिए भी जाना जाता है। बिनसर महादेव मंदिर है, जिसे विरणेश्वर मंदिर भी कहते हैं, बिनसर पहाड़ी पर। इसे राजा कल्याणचंद चतुर्थ ने बनवाया था। पास में रामकृष्ण मठ और कुटीर भी हैं। रामशिला मंदिर भी है शहर में। हाँ, अल्मोड़ा नगर में है रामशिला मंदिर। कहते हैं पहले यहाँ मल्ला महल का पूर्वी हिस्सा था। इसे राजा रुद्रचंद ने 1588 में स्थापित किया था। और भी हैं, गणनाथ, सोमेश्वर, नैथना देवी, बनारी देवी, मनीला देवी, स्याही देवी। लिस्ट तो बहुत लंबी है। बिल्कुल, अल्मोड़ा और उसके आसपास अनगिनत मंदिर हैं, अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित, अलग अलग समय में बने हुए और स्थानीय कथाओं से जुड़े हुए। सोमेश्वर मंदिर की स्थापना सोमचंद ने की थी और यहाँ काशी विश्वनाथ के समान पूजा होती है। मनीला देवी सॉल्ट ब्लॉक में है, कच्चूरियों की कुलदेवी मानी जाती हैं। ये सब इस इलाके की गहरी धार्मिक जड़ों और सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है। और जाहिर है इन मंदिरों से जुड़े मेले भी तो होते होंगे। हाँ, मेले अल्मोड़ा की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। जैसे जागेश्वर में श्रावणी मेला लगता है, पूरे सावन महीने चलता है और इसे अब राजकीय मेले का दर्जा भी मिल गया है। अच्छा, राजकीय मेला? जी, 2018 में घोषित हुआ था। यहाँ भी संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं रात भर दिए जलाकर प्रार्थना करती हैं। ऐसी ही मान्यता गणनाथ मेले से भी जुड़ी है, जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। हमने द्वाराहाट के सियालदे बिखौती मेले की बात की थी, और कौन से मेले मशहूर हैं? एक सोमनाथ मेला है जो मासी गांव में लगता है, रानीखेत के पास, रामगंगा के तट पर। यह बैसाख महीने में होता है। पहले ये पशुओं के मेले के लिए भी जाना जाता था। इसके अलग अलग दिन होते हैं, सल्दिया मेला, ठुल मेला, नानकोतिक। अच्छा। फिर नंदा देवी मेला है जो सितंबर में अल्मोड़ा शहर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, 5 दिन चलता है। इसका इतिहास भी देवी की मूर्ति से जुड़ा है। शायद कमिश्नर ट्रेल ने ही 1815 के आसपास शुरू करवाया था। देवबट मेला भी 1821 में ट्रेल ने शुरू किया था। और सल्ट का शहीद दिवस मेला? हाँ, वो 5 सितंबर को खुमाड़ में लगता है। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी जी ने सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा था। अच्छा। इनके अलावा भी कई स्थानीय मेले हैं, जैसे दूनागिरी मेला द्वाराहाट में, बगवाली पोखर मेला, सालम रंग महोत्सव, बिनाथेश्वर मेला नवंबर में, चितई मंदिर में जेठ के महीने में गुज्जू महोत्सव। ये मेले सिर्फ उत्सव नहीं लगते, इनका कुछ और महत्व भी है शायद। निश्चित रूप से ये मेले सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, ये सामाजिक मेलजोल का भी जरिया है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इनसे बल मिलता है। कई मेले तो कृषि चक्र से भी जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोकगीतों, नृत्यों जैसे झोड़े, भगनोल गीत और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। ये समुदाय की सामूहिक पहचान को मजबूत करते हैं। अल्मोड़ा ने सिर्फ संस्कृति ही नहीं, कई अहम संस्थान और व्यक्तित्व भी दिए हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी VPKS का नाम काफी सुना है। हाँ, VPKIS एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। इसकी शुरुआत तो 1924 में कलकत्ता में हुई थी। डॉक्टर बोसी सेन ने विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से की थी। कोलकाता में? जी हाँ। फिर 1936 में ये स्थायी रूप से अल्मोड़ा आ गया। 1974 में इसका नाम बदला और ICAR ने इसे अधिग्रहित कर लिया। ये पहाड़ी खेती पर शोध करने वाला देश का एक प्रमुख संस्थान है। इसने इस क्षेत्र की कृषि में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान, वो भी यही है? जी हाँ, GPPNIHESD 1988 में स्थापित हुआ था। ये हिमालयी पर्यावरण और सतत विकास पर काम करने वाला एक अहम राष्ट्रीय संस्थान है। और भी कई संस्थान हैं यहाँ, रक्षा कृषि शोध संस्थान, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। हाँ, उदय शंकर अकादमी को 2002 में स्वीकृति मिली थी। कलाम साहब ने शिलान्यास किया था। उत्तराखंड लोक कला संस्थान भी है और इतिहास सहेजने के लिए गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है जो 1979 में बना था। वहाँ चंद और कत्यूरी काल की बहुत सी वस्तुएं देखी जा सकती हैं। इनके अलावा उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय कत्थक संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च तारीखेत में, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत में, घातखंडे संगीत महाविद्यालय भी है। जी, भारतखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। और शिक्षा में देखें तो रामजे स्कूल, अल्बुरा टाउन स्कूल तो थे ही। 2016 में उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय भी स्थापित हुआ है। मोहन में इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड IMPCL भी है। तो मतलब अल्मोड़ा ज्ञान, विज्ञान और कला का भी एक बड़ा गढ़ रहा है। बिल्कुल।
इन संस्थानों का होना अल्मोड़ा के बौद्धिक और सांस्कृतिक माहौल को और समृद्ध करता है और ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर ही नहीं है, बल्कि वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। और अगर व्यक्तित्वों की बात करें तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। निस्संदेह भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उनका जन्म अल्मोड़ा के ही खूंट गांव में हुआ था 10 सितंबर 1887 को। वो स्वतंत्रता सेनानी थे। हैप्पी क्लब की स्थापना की 1903 में, काशीपुर में प्रेम सभा बनाई 1914 में, काकोरी कांड में भी उन्होंने पैरवी की थी। हाँ 1925 में। फिर यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और फिर देश के गृह मंत्री भी रहे 1955 से 61 तक। और भारत रत्न मिला उन्हें, उत्तराखंड से एकमात्र भारत रत्न। जी, 26 जनवरी 1957 को। उनका भारतीय राजनीति में बहुत ऊंचा कद रहा है। 7 मार्च 1961 को उनका निधन हुआ। आज के दौर में देखें तो खेल जगत से भी नाम है अल्मोड़ा से। हाँ बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं एकता बिष्ट। 2017 में आईसीसी की वनडे और T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल थी। उन्हें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न भी मिला है। और बैडमिंटन में बैडमिंटन के तो युवा सितारे हैं लक्ष्य सेन और चिराग सेन। लक्ष्य सेन ने तो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। 2022 में इंडिया ओपन भी जीता, जो उनका पहला सुपर 500 खिताब था। एशियाई जूनियर में भी गोल्ड जीता था उन्होंने 2018 में। चिराग सेन भी खेलते हैं? हाँ, वो भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। केन्या इंटरनेशनल का खिताब जीता था 2020 में। लोक संगीत में स्वर्गीय हीरा सिंह राणा हिरदा जी का योगदान भी अविस्मरणीय है और समाज सेवा में श्री प्रकाश कांडपाल जी का नाम भी लिया जाता है। ये दिखाता है कि अल्मोड़ा ने राजनीति, खेल, कला, समाज सेवा हर क्षेत्रों में देश को प्रतिभाएं दी हैं। बिल्कुल। हाल फिलहाल में भी कुछ दिलचस्प बातें हुई हैं अल्मोड़ा से जुड़ी। हाँ, कुछ अनोखी चीजें भी हुई हैं। जैसे रानीखेत के एक किसान हैं गोपाल उप्रेती, जिन्हें एप्पल मैन भी कहते हैं। उन्होंने 7 फीट से भी ऊंचा धनिये का पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। अरे वाह, 7 फीट का धनिया। जी हाँ, पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम आया था 6.1 फीट पर। और पर्यावरण से जुड़ा कुछ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा के धसपड़ गांव को जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ गांव का पहला स्थान मिला। ये तो बड़ी उपलब्धि है। जी। और रानीखेत के पास कालिका जंगल में देश का पहला हीलिंग सेंटर या वन चिकित्सा केंद्र खुला है। ये जापानी तकनीक पर आधारित है, तनाव कम करने के लिए। अच्छा, हीलिंग सेंटर? हाँ, उत्तराखंड वन अनुसंधान ने स्थापित किया है। करीब 13 एकड़ में फैला है। और खेल में संगीता किरोला का नाम भी है। धाविका है, 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और रानीखेत में ही भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, ग्रास कंजर्वेशन सेंटर भी खुला है। जी हाँ, नवंबर 2021 में करीब 2 एकड़ क्षेत्र में है। इसका मकसद है घास की अलग अलग प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका संरक्षण करना, उन पर शोध करना। और एक लोक देवता म्यूजियम की भी बात थी। हाँ, वो सल्ट ब्लॉक के मनीला देवी मंदिर परिसर में बन रहा है। ये उत्तराखंड का पहला लोक देवता म्यूजियम होगा। इसका उद्देश्य है कि नई पीढ़ी अपने लोक देवताओं के इतिहास और परंपराओं से जुड़ी रहे। यहाँ के किलों का भी जिक्र जरूरी है। खगमरा किला, लाल मंडी किला। हाँ, खगमरा किला भीष्मचंद ने बनवाया। लाल मंडी किला कल्याण चंद ने 1563 में, मल्ला महल किला रुद्रचंद ने, और एक नेथाना किला भी है जो गोरखाकालीन माना जाता है मासी के पास। ये सारी बातें, चाहे वो धनिया का रिकॉर्ड हो, जल पुरस्कार हो या ये नए संरक्षण केंद्र और म्यूजियम, ये दिखाती हैं कि यहाँ पर्यावरण, परंपरा और व्यक्तिगत उपलब्धि तीनों पर ध्यान दिया जा रहा है। सही कहा। ये इस ओर भी इशारा करता है कि शायद आधुनिक विकास और पारंपरिक विरासत या पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। ये हमेशा एक चुनौती भरा काम होता है, लेकिन ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने शुरू में सुयाल नदी के किनारे लाखू उड़ियार का जिक्र किया था। ये प्रागैतिहासिक स्थल क्यों इतना अहम है? लाखू उड़ियार यानी लाखू गुफा, इसकी खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने की थी और ये उत्तराखंड में खोजी गई पहली चित्रित शैलाश्रय, मतलब रॉक शेल्टर मानी जाती है जहां चित्र बने हों। अच्छा, पहली? जी। इसका आकार नागफनी जैसा बताया जाता है। यहाँ अलग अलग रंगों से सफेद, गेरू, गुलाबी, काला, इनसे बने हुए चित्र मिले हैं। किस तरह के चित्र हैं इनमें? इनमें इंसानों को अकेले या फिर समूह में नाचते हुए दिखाया गया है। सामूहिक नृत्य इसका मुख्य विषय लगता है। जानवर के चित्र भी हैं और कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इंसान जानवरों का पीछा कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। तो ये हजारों साल पुराने जीवन की झलक देते हैं। बिल्कुल। ये उस समय के मानव जीवन, उनकी कला
और शायद उनके विश्वासों की एक अनमोल झलक देते हैं। अल्मोड़ा में और भी जगहें हैं जहां ऐसी प्राचीन चित्रकारी मिली हैं, जैसे लुएथाप, फड़कानोली, पेटशाल, फलसीमा, कसार देवी गुफा। लुएथाप में लाल रंग के चित्र हैं जिनमें मानव शिकार कर रहे हैं और हाथ में हाथ डालकर नाच रहे हैं। फड़कानौली और पेटशाल की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी 1985 और 1989 में। ये तो कमाल है। अब जरा यहाँ के उद्योग और खनिजों पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ताम्र नगरी नाम का जिक्र हुआ था शुरू में। हाँ, अल्मोड़ा पारंपरिक रूप से तांबे के काम के लिए बहुत मशहूर रहा है, इसीलिए इसे ताम्र नगरी कहा जाता था। हालांकि अब शायद ये उद्योग उतना नहीं रहा। ऊनी कपड़ों का काम भी यहाँ काफी पुराना है। और खनिज कौन से मिलते हैं यहाँ? खनिजों की बात करें तो मैग्नेसाइट यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। खासकर झिरौली का जो क्षेत्र है वहाँ काफी मिलता है। इसके अलावा थोड़ा ग्रेफाइट, सोपस्टोन और तांबा भी मिलता है। और पत्थर और पटाल मतलब स्लेट, उसके काम के लिए भी ये इलाका जाना जाता है। मैग्नेसाइट का क्या महत्व है? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? मैग्नेसाइट का इस्तेमाल कई उद्योगों में होता है, जैसे रिफ्रैक्टरी ईंटें बनाने में जो बहुत ज्यादा तापमान सह सकती हैं। ये स्टील इंडस्ट्री वगैरह के लिए जरूरी होती हैं, तो आर्थिक रूप से ये काफी अहम खनिज है। अच्छा, आखिर में जरा प्रशासनिक और जनसांख्यिकी पर एक नजर डाल लेते हैं। अल्मोड़ा जिले में विधानसभा सीटें कितनी है? 6 विधानसभा सीटें हैं। रानीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर। सोमेश्वर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तहसीलें और विकासखंड भी काफी होंगे। हाँ, तहसीलें 12 हैं और विकासखंड 11 हैं। और जनसंख्या के आंकड़े क्या कहते हैं? 2011 की जनगणना के हिसाब से 2011 में यहाँ की आबादी 6,22,000 के आसपास थी। जनघनत्व 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। साक्षरता दर करीब 80.47% थी। कुल मिलाकर पुरुषों की 92.86% और महिलाओं की 69.93%। महिला साक्षरता थोड़ी कम है। पुरुषों की तुलना में काफी कम है। लेकिन सबसे ध्यान खींचने वाली बात है यहाँ का लिंगानुपात। वो क्या है? 1139 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 1139? ये तो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये बहुत ज्यादा है और एक बहुत ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण तो पुरुषों का रोजगार के लिए मैदानी इलाकों या बाहर पलायन करना माना जाता है। लेकिन ये शायद इस क्षेत्र की सामाजिक संरचना और महिलाओं की स्थिति के बारे में भी कुछ कहता है, जिस पर और गहराई से सोचने की जरूरत है। तो हमने अल्मोड़ा के इतिहास की गलियों से गुजरकर उसके भूगोल, मंदिरों, मेलों, संस्थानों, लोगों और यहाँ तक कि हजारों साल पुरानी गुफाओं तक की एक झलक देखी। हाँ, और इस पूरी बातचीत से बात तो साफ हो जाती है कि अल्मोड़ा को क्यों कुमाऊं का सांस्कृतिक हृदय माना जाता है। यहाँ इतिहास है, आध्यात्मिकता है, प्रकृति है और आधुनिक जीवन का भी एक अनूठा मेल देखने को मिलता है। बिल्कुल, जैसा कि हमारे स्रोतों से भी पता चलता है, यहाँ की पहचान में मंदिर और परंपराएं बहुत गहरी बसी हुई हैं। अब यहाँ एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं जी, कि आने वाले समय में आधुनिक जीवन और विकास की जो तेज रफ्तार है वो इस समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को कैसे सहेजेगी। क्या ये विरासत बदलेगी या फिर विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेगी? ये संतुलन आखिर कैसे साधा जाएगा?